हेलो साथियों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं जहां होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी आर 2023 के लिए करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जो कि फरवरी 2023 से लेकर के एग्जाम तक हम लोग कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, ताकि हमारा 25 से 30 प्रश्न जो है वो आता रहे। 20 से 25 मिनट की वीडियो होती है, आप इसको देख लिया करें। ठीक है दोस्त, आज हमारा 7वां लेक्चर है। कल का विश्व कप आपने देखा, भारत ने जिस प्रकार घुटने टेके और ऑस्ट्रेलिया ने जीते, तो कुल मिला के वहां से भी प्रश्न आने की उम्मीद है, तो कभी न कभी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न लेते हैं। शुरू करने से पहले एक मात्र निवेदन कि आप इसको प्लीज लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया था? ऑप्शन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस नैनीताल, ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद। बताइए सर। देखिए, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? चंद्रयान 3। किसकी? चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं दोस्त। ठीक है, चंद्रयान 3 जो है, अब 5 अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाने के बाद 23 अगस्त को जो है पहुंचा था सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर। इसमें प्रश्न क्या बन सकता है कि इसका जो रोवर था, रोवर का क्या नाम था? तो रोवर का नाम क्या था मेरे दोस्त? ये था प्रज्ञान। ठीक है, ये कितने किलोग्राम का था ये भी हो सकता है आपसे पूछ ले, तो ये 26 किलोग्राम का था। ठीक है, और इसके लैंडर का नाम क्या था भैया? लैंडर का नाम जो था वो था विक्रम। ये कितने ग्राम का था? ये 1724 किलोग्राम का था। ठीक है दोस्त, भारतीय अनुसंधान संगठन ने इसको चंद्रयान 3 को जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था, हो सकता प्रक्षेपण तिथि आपसे पूछ ले, प्रक्षेपण तिथि, तो उसकी प्रक्षेपण तिथि जो थी वो 14 जुलाई 2023 थी। हो सकता आपसे पूछ सकता कुछ भी 14 जुलाई 2023, क्योंकि हम लोग रटके रहते हैं कि साहब इसने जो है ये सतह पर कब पहुंचा, तो 23 अगस्त तो दुनिया को याद है ना। और जब ये चंद्रयान 3 सफल हुआ, कब सफल हुआ? ये सफल हुआ आपका 23 अगस्त 2023 को। और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? स्पेस डे, अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्त, और जब ये पहुंचा है तो भारत जो है चंद्रमा के पोलर रीजन, दूसरे रीजन से काफ़ी अलग है, जैसे जो साउथ पोल है। ठीक है, तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। क्या? साउथ पोल पर, जो चंद्रमा उसके साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। बात क्लियर मेरे दोस्त? तो ये आप जो है नाम याद रखिए। अब यहां पूछ सकता है कि भाई लॉन्च व्हीकल कौन था? लॉन्च व्हीकल, जितने प्रश्न बन सकते हैं आर के लिए सारे करा दे रहा हूं। तो इस लॉन्च व्हीकल का नाम LVM-3M4 था। ठीक है, जो कि हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन है। और आगे चल करके जो है फिर इसमें हमसे पूछा क्या है कि भाई ये कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो ये प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या है? राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण की गणना 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 2682, 3682, 3872, 3226। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हर वर्ष जो है 1 साल पहले की रिपोर्ट जारी होती है। आपको पता है कि 23 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। 23 अगस्त 2023 को पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, इसने पर्यावरण मंत्री कौन है? अश्विनी कुमार चौबे ने जो है
भारतीय बाघ संस्थान प्राधिकरण की गणना 2022 की रिपोर्ट जारी की, जो हर वर्ष 4 साल में देशव्यापी बाघ गणना का भारतीय वन्यजीव संस्थान के विश्लेषण के आधार पर यह तैयार किया जाता रहा है। तो इसको इन्होंने जारी किया और नवीनतम जो रिपोर्ट है इसमें देश में बाघों की संख्या पिछले 16 साल में 260% बढ़कर, ये भी हो सकता है पूछ ले कितने प्रतिशत बढ़ी, 260% से बढ़ करके कितनी पहुंच गई है, 3682 पहुंच गई है। ठीक है, जबकि यह रिपोर्ट यही रिपोर्ट है ये 2006 में जब जारी हुई थी, 2006 में, तो 2006 में कितने संख्या थी मेरे दोस्त, 1411 बाघ बचे थे। ठीक है, भारत में बाघों की स्थिति रिपोर्ट के विस्तृत संस्करण में यह तथ्य सामने आए हैं कि इसके अनुसार देश में कम से कम 3167 और अधिकतम 3925 बाघ हो सकते हैं। इसलिए औसत संख्या जो है वो 3682 बताई गई। ठीक है, सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है अगर पूछे आपसे, सबसे ज्यादा बाघ, तो सबसे ज्यादा बाघ मेरे दोस्त कहाँ पे हैं, ये है आपके मध्य प्रदेश में। हो सकता है आपसे मध्य प्रदेश संख्या पूछ लिए, तो ये हो जाएगा 785 बाघ। ठीक है, 785 बाघ। अगर आपसे ये पूछ ले भाई उत्तर प्रदेश में कितने बाघ हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो बाघों की संख्या है वो 205 हो गई है। कितनी हो गई है, 205, जो कि पहले जो है 109 थी, अब 205 हो गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि भाई कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो देश में 53 टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा 260 बाघ उत्तराखंड के जिम कार्बेट पार्क में जो है, जिम कार्बेट रिजर्व में स्थित हैं। बांदीपुर में 150 है, नागरहोल में 141, बांधवगढ़ में 125, इस प्रकार से क्रम चलता है। ठीक है दोस्त, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3682। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया। ठीक है, ऑप्शन है 15 जनवरी 2021, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 2020, ऑप्शन सी 28 मई 2023, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए सर, अगर हाल ही में बना हुआ प्रश्न है तो इसमें तो 21 गलत हो जाएगा, 20 तो ऑटोमेटिक गलत है। ठीक है, आपको पता 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। आपको यह भी पता है कि यह संसद भवन किस प्रकार का है, तो यह संसद भवन त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। अगर आपसे ये पूछे कि भाई इस नए संसद भवन में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी बनाई गई, तो ये बनाई गई है 888। कितनी, 888 लोकसभा के लिए। और यहीं पे अगर आपसे कोई राज्यसभा पूछ ले, क्या पूछ ले, राज्यसभा पूछ ले भैया, तो राज्यसभा में यहाँ 384 सीट दी गई है। मतलब ये कह सकते हैं, जो अगर हम ये कहें कि संयुक्त सत्र की अगर बात होगी, तो संयुक्त सत्र के लिए जो है करीब इसमें जो सीटें हैं वो 1272 सीटों के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, और इसमें आपको ये भी पता है कि जो उद्घाटन हुआ है इसमें लोकसभा लोकसभा के स्पीकर हैं उनकी कुर्सी के साथ सोने की परत का एक संगोल का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण, संगोल की स्थापना की गई है। संगोल की स्थापना पूजा अर्चन के साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी ने स्थापित किया। प्राचीनतम काल से ही राजदंड के रूप में संगोल को माना जाता रहा है और यह सदा न्यायाधीश बने रहने तथा राज्य के प्रति समर्पित रहने के वचन का भी प्रतीक रहा है। यह संगोल है, यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह चोल साम्राज्य से जुड़ा है। किस साम्राज्य से, चोल साम्राज्य से जुड़ा है। ठीक है, चोल साम्राज्य से जुड़ा है। और इसका जो उद्घाटन हुआ वो 28 मई को हुआ है। और इसी क्रम में जैसे इस ऐतिहासिक अवसर पर जो है 75 रुपये मूल्य, जैसे 10 रुपये 20 रुपये होता है, तो 75 रुपये मूल्य का सिक्का जो है एक स्मारक सिक्का और टिकट जो है प्रधानमंत्री ने जारी किया। ये जो संसद भवन आपका जो त्रिभुजाकार है यह करीब 6500 वर्ग मीटर में बना हुआ है। कितने, 6500 वर्ग मीटर। ये सारे के सारे प्रश्न बन सकते हैं, 6500 वर्ग मीटर में बना हुआ है। संसद भवन का निर्माण जो है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सेंट्रल वेस्ट किस प्रोजेक्ट के द्वारा, तो सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट या सेंट्रल वेस्टा
परियोजना के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। और इस भवन की जो आधारशिला है वो रखी गई थी 10 दिसंबर। आधारशिला, अगर हम बात करें किसकी आधारशिला की, तो ये रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। तो ये आधारशिला की तिथि थी, ठीक है। और इसका निर्माण जो शुरू हुआ है वो 15 जनवरी 2021 से निर्माण कार्य शुरू किया गया, ठीक है। अब आपसे पूछ ले भाई ये जो इसका आर्किटेक्ट कौन है, वास्तुकार कौन है इसका, जैसे संसद का वास्तुकार कौन है, तो भैया वास्तुकार जो इसके हैं वो हैं बिमल पटेल जी। कौन है? बिमल पटेल जी हैं जो कि गुजरात के हैं। बिमल पटेल जी हैं जो कि गुजरात के हैं, ठीक है। अगर हम और बात करें तो लोकसभा कक्ष की थीम जो है ये राष्ट्रीय पक्षी मोर पर, तो राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी स्थापित किया गया है, ठीक है। और इस भवन के ऊपर यहाँ पे जो है सबसे शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के 4 सिंह स्थापित किए गए, ठीक है दोस्त। तो ये इतनी जो जानकारी थी वो थी आपके नए संसद भवन के विषय में। आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी 28 मई को नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या सर? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? ऑप्शन इंदौर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी बेंगलुरु। देखिए वर्ल्ड सिटीज फोरम जो है इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो WCCF, जो वर्ल्ड सिटीज फोरम है यह शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है। क्या है? शहरों का वैश्विक नेटवर्क, शहरों का वैश्विक नेटवर्क है, ठीक है, जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप में शोध करता है और खुफिया जानकारी साझा करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भैया कि WCF की जो लिस्ट जारी हुई है इसमें जो है भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो इसमें भारत का बेंगलुरु शहर शामिल हुआ है। कौन सा? बेंगलुरु शहर। इसका कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा 41 जो है इसमें स्थान रहा। जैसे में पहले से ही न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, दुबई जैसे बहुत सारे देश सम्मिलित थे। अब जो है भारत भी सम्मिलित, भारत का एक शहर है बेंगलुरु जिसका स्थान 41वां है, वो पहुंच चुका है, ठीक है। तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? बेंगलुरु है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए सर उत्तर प्रदेश ने हेल्थ कार्ड जारी किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने हेल्थ कार्ड, ये तो गलत हो गया। छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई योजना लाई नहीं, मध्य प्रदेश में भी नहीं लाई। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन बी क्या है? राजस्थान। राजस्थान विधानसभा में जो है एक ऐतिहासिक बिल पेश हुआ जिसमें राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक पेश किया है। कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान जो है ये देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। देश का पहला राज्य ये बन गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है राज्य में लोगों को अतिरिक्त आय सहायता प्रदान करना है और इस विधेयक का उद्देश्य नागरिकों को मुद्रास्फीति से निपटने और उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने में मदद करना है। बात क्लियर में दोस्त? यह विधेयक वयस्क नागरिकों को वर्ष में 125 दिन न्यूनतम आय की गारंटी देता है, ठीक है। न्यूनतम 125 दिन की जो है ये गारंटी देगा कि साहब 125 दिन हम आपको काम देंगे, ठीक। अगला क्या है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफको द्वारा विकसित विश्व के पहले इफको नैनो DAP तरल का लोकार्पण कहाँ किया? अभी तक जो DAP थी वो तरल के रूप में नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है इसका लोकार्पण किया गया। तो कहाँ किया गया भैया? गाजियाबाद में किया गया, प्रयागराज में किया गया, नई दिल्ली में किया गया है, अहमदाबाद में किया गया है। तो इसमें जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। हाल ही में अमित शाह ने इफको द्वारा विकसित विश्व के पहले इफको नैनो DAP तरल का लोकार्पण किया है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न लेते हैं। क्या 7वां प्रश्न भैया?
अमेजन इंडिया ने पहला फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया? लद्दाख में किया, जम्मू कश्मीर में किया, नैनीताल में किया या रामगढ़ में किया? बताइए सर, अमेजन इंडिया ने कहाँ पे किया? तो अब इसको समझ लीजिए, अमेजन इंडिया ने 27 जुलाई 2023 को अपने अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम आई हैव अ स्पेस के हिस्से के रूप में श्रीनगर जम्मू कश्मीर, कहाँ पे? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया। और कहाँ पे किया? तो ये किया डल झील में। कहाँ पे? डल झील में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है दोस्त, तो श्रीनगर के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील में इसका उद्घाटन किया गया। यह पहल ग्राहकों को विश्वसनीय और सुविधाजनक डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेजन इंडिया की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है। साथ ही साथ छोटे व्यवसायों को लाभकारी कमाई के अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित करता है। ठीक है, बात क्लियर मेरे दोस्त। तो अगर आपसे पूछे कि भाई ये किस प्रोग्राम का हिस्सा था, तो आई हैव अ स्पेस का हिस्सा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, हाल ही में जर्मनी में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के सुपर कंप्यूटर एरावत का कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी 75वां, ऑप्शन सी 131वां, ऑप्शन डी 169वां। बताओ भैया इसका क्या राइट आंसर होगा? देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं कि साहब जो है सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको पता है सबसे पहले 1 नंबर पे आता है फ्रंटियर। 1 नंबर फ्रंटियर आता है। कहाँ का भैया? ये है आपका USA का। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आता है? फोगाकू आता है। कौन? फोगाकू आता है। और ये कहाँ का है? तो ये जापान का है। कहाँ का है? जापान का है। तीसरे नंबर पे आता है आपका लूमी। कौन आता है भैया? तीसरे स्तर पे आपका लूमी आता है। और लूमी कहाँ का है? ये आपके फिनलैंड का है। अब यहाँ पे चौथा दिया, चौथा भी जान लीजिए। जो चौथा है ये लियोनार्डो जियोना है। और ये कहाँ का है? तो ये मेरे दोस्त इटली का है। तो 4 तो भाई ये चौथा गलत हो गया। 75वें नंबर पे कौन आता है भैया? तो 75वें नंबर पे आपका आता है एरावत आता है। ये कहाँ स्थापित है? तो ये पुणे में स्थापित, CDSE पुणे में स्थापित है। ठीक है, 131वें नंबर पर कौन आता है? तो ये आता है परम सिद्धि। क्या आता है? ये है परम सिद्धि AI जो है ये 131वें नंबर पे है। और उसके बाद 169वें कौन है? मिहिर सुपर कंप्यूटर। ठीक है, मिहिर सुपर कंप्यूटर है। तो इसमें देख लीजिए कौन सही। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्या है? मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, बेंगलुरु में या लखनऊ में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं कि साहब जो जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में जो है ये लॉन्च किया गया, ऑप्शन ए तो सही है। ठीक है, जुलाई में लॉन्च किया गया है। और भारत का पहला टेलीमानस चैट बॉक्स है जो स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों के 24 घंटे सेवाएं ये उपलब्ध कराएगा। 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं जो है ये उपलब्ध करा रहा है। ठीक है दोस्त, तो टेलीमानस चैट बॉक्स जो है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हैं स्वास्थ्य को लेकर के। ठीक है, तो इसका उद्घाटन टेलीमानस चैटबॉट का उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न लेते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लिंगराज मंदिर के विकास के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? संजीवनी परियोजना, मिशन लाइफ, छाता परियोजना, ईका मरा परियोजना? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो संजीवनी परियोजना है ये तो हिमाचल प्रदेश की, तो बहुत गलत हो गए। मिशन लाइफ ने जो इसको लॉन्च किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। ये और कहाँ से किया? तो केवड़िया गुजरात से किया है। कहाँ से? केवड़िया गुजरात से किया। ठीक है दोस्त। छाता परियोजना जो है ये उड़ीसा की तो है, लेकिन ये गरीबों के उत्थान या ये कह सकते हैं जनजातियों के उत्थान के लिए छाता परियोजना है। तो ये तीनों तो गलत हो गए। जो इकमारा परियोजना है
इकमारा परियोजना, ये परियोजना जो है इस परियोजना में करीब 280 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है, और जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में हुई है। और जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनके विकास के लिए जो उनकी सरकार है, जो उड़ीसा सरकार है, वो प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी में लिंगराज मंदिर में प्रवेश को बढ़ाना है, ठीक है। तो इकमारा परियोजना जो है ये भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर की विकास के लिए है। तो ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, यह भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी नोएडा। देखिए सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है ये विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का नाम, इसका नाम ही क्या है? इसका नाम है सूरत डायमंड, सूरत डायमंड बोर्स, सूरत डायमंड बोर्स जो है ये इस कंपनी का नाम है। तो जाहिर सी बात है, और इसका उद्घाटन जो है ये नवंबर 2023 में जो है ये कौन करेंगे? इसका नवंबर 2023 में इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो आपके हमारे सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है। बात करिए मेरे दोस्त, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सूरत, क्योंकि इस बिल्डिंग का नाम ही है सूरत डायमंड बोर्ड्स। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहां प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए भारत के पहले स्वदेशी रिएक्टर का संचालन जो है ये किया गया आपके गुजरात में, ठीक है। गुजरात में कहाँ किया गया? तो ये किया गया काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है यहाँ पे इसका किया गया। भारत में के पहले स्वदेशी रूप में विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KPV ने 3 ने जून 2023 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। इसे असैनिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, ठीक है दोस्त। तो इसमें राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर, नेशनल स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए जबलपुर में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी शहडोल में, ऑप्शन डी बालाघाट में। देखिए सर, जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 1 जुलाई 2023 को 1 जुलाई 2023 को जो है नेशनल स्किल सेल एनीमिया जो है इसके उन्मूलन का उद्देश्य, इसका उन्मूलन के उद्देश्य से जैसे होता क्या कि भारत में आदिवासी आबादी के बीच जो है ये स्किल सेल लोग बहुत ज़्यादा फेमस रहता है। इसको कम करने के लिए, इसको ये कह सकते हैं कि इस मिशन को ख़त्म, इस जो ये स्किल सेल एनीमिया है इसको ख़त्म करने के लिए ही जो है नेशनल स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन 2047 का उद्घाटन किया गया है। मतलब 2047 तक क्या करना है? इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया भैया? तो यहाँ जो है आपके मध्य प्रदेश के शहडोल में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भैया, भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या तेलंगाना में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो ये कंपनी निजी रेल कोच फैक्ट्री है ये कौन बना रहा है? तो मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और सैंडलर, सुन लीजिएगा, सैंडलर रेल के यूनाइटेड
इंटरप्राइजेज, ये संयुक्त रूप से जो है इसका जो है निर्माण कर रहे हैं। और इस रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने किया। चंद्रशेखर, अब बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? चंद्रशेखर राव किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नहीं, राजस्थान के नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, बिल्कुल कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। तो भैया ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी? अयोध्या, उत्तर प्रदेश, छपरा बिहार, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर में? देखिए है क्या कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में जो सबसे हनुमान जी की मूर्ति रखी गई है। छपरा बिहार में रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड में ऐसा कुछ है नहीं, तो इस तीनों गलत होगा। जम्मू कश्मीर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह स्मारक जो अभी ये इसकी आधारशिला रखी गई है बलिदान स्तंभ की, यह स्मारक स्मार्ट सिटी परियोजना का एक हिस्सा है। स्मारक का उद्देश्य उन साहसी शहीदों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। यह स्मारक कश्मीर के लाल चौक पर, जम्मू कश्मीर का जो लाल चौक है, जो पहले ये कहा जाता था कि जो है यहाँ पर भारत जिंदाबाद नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पर ये लाल चौक पर जो है यह स्थापित किया गया। ठीक है, और ये किस कहाँ पर स्थापित? ये प्रताप पार्क में जो है ये भी स्थापित किया गया। ठीक है दोस्त, इसमें राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। क्या भैया? स्किल इंडिया ने जम्मू कश्मीर के किस कला को पुनर्जीवित किया है? बसोहली पेंटिंग को, लकड़ी की नक्काशी कला को, नर्मदा शिल्प कला को, या इनमें से कोई नहीं? बता भैया क्या होगा इसका? देखिए बसोहली पेंटिंग जो है ये तो जम्मू कश्मीर की है, लेकिन जम्मू कश्मीर की तो है, लेकिन अभी हाल ही में इसको क्या मिला है? GI टैग मिला है। ठीक है, अगर हम लकड़ी की नक्काशी कला की बात कर लें तो ये जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये कहाँ के भैया? ये लद्दाख की है। कहाँ की है? जो लकड़ी की नक्काशी कला ये लद्दाख की है। तो ये दोनों तो गलत हो गए। बस्ता के ऑप्शन से नर्मदा शिल्प कला जो है इसको सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है, और यूनाइटेड किंगडम को निर्यात के नर्मदा कला उत्पादों का पहला बैच जो है अभी हाल ही में भेजा गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 17 नंबर पर। क्या है? युद्धपोत INS कृपाण को उपहार स्वरूप किस देश को सौंपा गया? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल। देखिए सर, अगर हम INS कृपाण की बात करते हैं तो ये ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे समुद्र हो। ठीक है, तो भैया भूटान और नेपाल तो ऐसे ही कट गए, समुद्र तो यहाँ होने से रहा। ठीक है, बचता आपका वियतनाम और इंडोनेशिया। तो अभी हाल ही में जो युद्धपोत है INS कृपाण को उपहार स्वरूप किसको सौंपा गया मेरे दोस्त? वियतनाम को सौंपा गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर चलते हैं। क्या भैया? प्रधानमंत्री मोदी ने का गीत कौन सा है जिसकी रचना उन्होंने ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायिका फलो, या इनको जो है फाल्गुनी शाह, इनका एक और नाम है फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर की है? अबेंडन इन मिलेट्स, एविडेंस इन मिलेट्स, इलियट इन मिलेट्स। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए मोटे अनाजों के लाभ जनता को बताने और उन्हें जागरूक करने के लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी और जो ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायिका हैं फाल्गुनी शाह, उनके साथ इन्होंने मिल करके एक सॉन्ग रचा है ना? उसका नाम है अबंडेंस इन मिलेट्स। क्या नाम है? अबंडेंस इन मिलेट्स। यह मूलतः हिंदी व अंग्रेजी में लिखे गए जो है लिखा गया है, और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने आवाज़ दी है। मोटे अनाजों के महत्व को बताने के लिए यह गीत जो है ये कब गाया गया? तो भैया ये गाया गया है 16 जून 2023 को। 16 जून 2023 को यह जारी किया गया। गीत की पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अबंडेंट मिलेट्स है। और ये किसके लिए है? तो ये भाई मोटे अनाजों पर गीत लिखा है जो। ठीक है, मोटे अनाजों पर जो गीत लिखा है उसमें ये अबंडेंट मिलेट्स है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न लेते हैं। देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का प्रारंभ कहाँ किया? पहली वाटर मेट्रो सेवा कहाँ भैया? बिना सोचे समझे, बिल्कुल इसके लिए बेफिक्र रहिए, ये कहाँ शुरू किया? कोच्चि में शुरू हुई।
कोच्चि कहाँ है? तो भैया ये केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। और इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। बात क्लियर दोस्त? तो इस प्रकार से कोच्चि में उद्घाटन हुआ, पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा यहाँ शुभारंभ किया गया है। अगला क्या भैया? EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? पटना, इंदौर, गाजियाबाद, लखनऊ। देखिए जो EPR है, EPR जो है EPR जो EPR है यह पर्यावरणीय क्या? पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है। पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी और उत्पाद के बीच जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक को बढ़ाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त? तो इसको जो है ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मेरे दोस्त ये लॉन्च किया गया है इंदौर में। कहाँ? इंदौर शहर में जो है ये विस्तारित किया गया। विस्तारित उत्पाद उत्तरदायित्व प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया। ठीक, सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर है। और जो इंदौर नगर निगम है, प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करने के बाद उनका पुनर्चक्रण कर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला नगर निगम भी बन गया है। तो भैया इंदौर नगर निगम इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्त? तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।